जय साथियों, मैं नवीन शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों, और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। मित्र, हर रोज अपनी तैयारी को हमें एक नए तरीके के अंजाम को आयाम देना है, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है जब हमारे एग्जाम होने वाले हैं साथी। क्योंकि अब 6 महीने मुख्यमंत्री जी के अनुसार जल्द ही पूरे होने वाले हैं। तो आप हर रोज प्रैक्टिस सेट से जुड़िए साथी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही ये आपको बताते हैं कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है और कौन सा पोर्शन ठीक ठाक है, किस कहाँ कितना मेहनत करना है, इस बात की भी जानकारी आपको प्रैक्टिस सेट ही दिलाता है। इसलिए हर रोज प्रैक्टिस सेट से जुड़े। आइए, आज भी हम अपने प्रैक्टिस सेट हिंदी का ये 24वां है, आज से जुड़ते हैं। और आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा अंत में कमेंट बॉक्स में। आज मैंने प्रश्नों की संख्या 27 यानी कि 27 लिया है। आप पूरी ही ईमानदारी से अपना बताएंगे स्कोर कितना रहा, और बहुत सारी चीजें आपको इसमें नई सीखने के लिए मिलेगी साथी। इसलिए आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, और मेरे बताने से पहले प्रश्नों का खुद से जवाब देने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए, हरी घास पर क्षण भर किसकी कृति है? क्या ये केदारनाथ अग्रवाल की है, या अशोक वाजपेयी की है, रघुवीर सहाय की है, या फिर ये अज्ञेय जी की है? ये किसकी है आपको बताना है मेरे भाई। क्या ये अज्ञेय जी की है? ये बात भी आपको बताना है। चलिए, अगर मैं बात करूं, पहले मैं सन्नाटा बुनता था। पहले मैं क्या करता था? तो सन्नाटा बुनता था। सन्नाटा बुनता था। बुनता था, ये किसकी रचना है? तो जिसने ये लिखा है वही रचना ये है। पहले मैं सन्नाटा बुनता था। मैं थोड़ा सा पेन को पतला कर लूं। पहले मैं सन्नाटा बुनता था। कितनी नाव में कितनी बार नदी के द्वीप। ये सारी रचनाएं उन्हीं की है। ये सारी रचनाएं उन्हीं की है जिनकी रचना क्या है? हरी घास पर क्षण भर। तो आपको बताना है कि ये रचना किसकी है, ये आपको बताना है। इसके अलावा भी मैं आपसे कुछ रचनाओं की बात करूं मेरे साथी, तो इनकी रचना कौन कौन सी है? तो महावृक्ष के नीचे, ये सारी इन्हीं की रचनाएं हैं। इन पर भी आपसे बात करूं। देखिए, जो इंपॉर्टेंट थी मैंने लिख दिया। बहुत सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं इनकी हैं, तो ये सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अज्ञेय जी की बात करूं तो इनका पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद, हीरानंद, हीरानंद वात्स्यायन, वात्स्यायन। और इनको और किस नाम से? अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता था। अज्ञेय का मतलब जिस व्यक्ति को जाना ना जा सके, जिसके बारे में पूरी जानकारी पाना असंभव हो, उस व्यक्ति को अज्ञेय के नाम से भी जानेंगे। तो इन्हें अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता था। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हुआ करता था। इनकी रचनाएं क्या हैं? तो इनकी रचनाएं कौन सी हैं मेरे साथी? हरी घास पर क्षण भर, इन्हीं की रचना है, हरी घास पर क्षण भर। अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन कौन सा है? मेरे भाई, आपको मैंने बताया था स्पर्श संघर्षी कौन कौन से होते हैं, तो आप जान रहे होंगे। एक स्पर्श संघर्षी से पहले मैं अगर आपसे बात करूं कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कहां से कहां तक? तो क से शुरू होकर के म वर्ग, यानी जितने भी हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं। वर्गीय व्यंजन मतलब कौन हो गया? क वर्ग हो गया। ऐसे में बात करूं तो च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। तो 1 2 3 4 और 5 हो गए। 5 वर्गीय व्यंजन हो गए ये, और इसमें व्यंजन वर्ग हो गए। इन प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं, तो कुल 5 मतलब कितने हो जाएंगे? कुल 25 होते हैं। यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या की आपसे बात किया जाएगा तो 25 होंगे। लेकिन यहां से आपसे स्पर्श संघर्षी महाप्राण को पूछा। देखिए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन की अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो जो च वर्ग होता हमारा, यानी च हो गया, छ हो गया, ज हो गया। ऐसे में बात करूं आपसे, झ हो गया, झ हो गया। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करना चाह रहा हूं। चलिए, च छ ज झ, ये सब जो होते हैं, ये होते हैं कौन से? च छ ज झ। और य होता है, जो ये होते हैं हमारे कौन से? तो ये कहलाते हैं स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। देखिए, स्पर्श संघर्षी भी होना चाहिए। क्या कर रहा है? स्पर्श संघर्षी होना चाहिए, साथ में वो महाप्राण होना चाहिए। तो जरा याद करिए साथी, मैंने कितना बेहतरीन ट्रिक को आपको बताया था। महाप्राण क्या होते हैं? तो महाप्राण वही होते हैं जिनकी अगर स्पेलिंग हम लोग लिखें तो उसमें यच आता है। बस मैंने अपवाद आपको च और दंत स को छोड़ करके बात किया था कि च वाले में एच आते हुए भी वो अल्प प्राण है, लेकिन दंत स में यच नहीं आता है, इसके बाद भी वो महाप्राण है। तो देखिए,
मैं आपसे बात करूं इसमें क्या च में आता है तो ये अल्प प्राण होता है, इसको तो लेना नहीं है क्योंकि इसने क्या कहा था, महाप्राण भी हो। अब ये स्पर्श संघर्षी का, ये तो स्पर्श संघर्षी पांच के पांचों स्पर्श संघर्षी हैं, लेकिन क्या महाप्राण पहला है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। फिर कौन है, ये तो महाप्राण है क्या, हाँ बिल्कुल है, सी एच ए से छ होता है। और चूंकि यहाँ पे यच आया, मैंने कहा जिसके साथ भी यच आते हैं वो सब के सब महाप्राण होते हैं, बस च और दंत स को छोड़कर जो अपवाद हैं, इस बात को याद रखिएगा। ज की बात करूं तो देखिए इसका क्या होता है, जे और ए होता है, ये तो होगा नहीं। अगर झ की बात करूं मैं तो जे एच ए होता है, यह भी क्या होगा, ये महाप्राण, यह भी होगा। और मैं बात करूं देखिए इसमें से कौन सा यह है, नहीं तो इसको चेक ही नहीं करना है। च होगा क्या, ये तो बिल्कुल नहीं होगा सर, क्योंकि ये क्या होता है, ये तो अल्प प्राण होता है। ज होगा क्या, ज हो सकता है। छ होगा क्या, छ भी हो सकता है। क्या ज हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इसमें एच नहीं है, इसलिए यह भी नहीं होगा। छ की बात करूं तो छ से छतरी छाता वाला दिख रहा है आपको कि यह चाहता है, इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठ बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं आपसे, ऑप्शन नंबर में बात करूं कौन सा, तो तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा। और तीसरे ऑप्शन में है क्या, तो छ है, इसलिए ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल ही सही इसका जवाब होगा, च छ। ठीक है, छ वाला सही होगा। चलिए, कह रहा आगे क्वेश्चन में कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से आ किस प्रकार का स्वर है, यानी आ कौन सा स्वर है, या अग्र समृत है, या फिर पश्च समृत है, या अग्र विवृत है, या फिर मैं बात करूं पश्च समृत है। तो देखिए अगर इसकी मैं बात करूं मेरे साथी, तो ये पश्च विवृत होता है। विवृत का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। विवृत का मतलब होता है कि जिसको बोलने में हमारा मुंह पूरा ओपन होता है। देखिए आ रहा है, इसका मतलब पूरा ओपन होने का मतलब ये क्या होता है, ये विवृत कहलाते हैं। और इसमें कौन सा विवृत है, तो ये पश्च विवृत होता है। मैं आपसे अगर मेरे भाई बात करूं कि समृत कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो समृत में कौन कौन से होते हैं, ई होता है, ई होता है यानी हरस और दीर्घ दोनों होते हैं, ऊ होता है और बड़ा ऊ यानी कि हरस और दीर्घ दोनों ऊ। ये कौन होते हैं, समृत होते हैं। कौन से होते हैं, समृत होते हैं, इस बात को भी आप जानते रहिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। आप सीखे होंगे साथी संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य क्या होते हैं, सरल वाक्य क्या होते हैं, इन चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए, तो संयुक्त वाक्य का मतलब होता है कि जिसमें कम से कम दो वाक्य होते हैं वह, और वह एक दूसरे से और के माध्यम से अथवा अथवा तथा के माध्यम से या फिर कॉमा के माध्यम से जुड़े होते हैं, वो सब के सब हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। देखिए कह रहा है मैंने लड़के को, इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो एक से अधिक उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं, इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, संयुक्त वाक्य कह सकते हैं। देखिए मैंने लड़के को बुलाया, यहाँ पे एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। मैंने देखिए उन्हें न नींद आती थी, और यहाँ पे देखिए कॉमा आपको मिल गया जिसकी हमें तलाश थी, न भूख प्यास आती है, इसका मतलब यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। आपको ऐसा न कहना चाहिए था, ये भी नहीं, तो सरल वाक्य है। वहां जाना अच्छा नहीं है, ये भी क्या है, सरल, ये कौन सा है, सरल वाक्य होगा, नकारात्मक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए ये यूपी पुलिस का बड़ा ही लेटेस्ट क्वेश्चन है साथी, इस तरीके से आपको चुनाव करने के लिए देता है एक नंबर और फिर लास्ट में देता है, और फिर कहता है कि आप बीच वाले को सिलेक्ट करिए, क्या जोड़ करके आप बनाने वाले हैं। देखिए कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को वस्तु क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई, यानी कि ये जो महोदय 2 लिखे हैं ये हमारे टाइपिस्ट महोदय की गलती है, यहाँ पे आप 6 लिखिए। दी गई इनके बीच में आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटकर एबीसीडी की संख्या दी गई है, इन विभाजित भागों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम दीजिए, आपको देना है। और कह रहा है कि चुनाव कीजिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए कुल मिलाकर के क्या है कि पहले वाले को हम पहले 1 नंबर पे लिखते हैं, इसके बाद इनमें से किसको पहले लिखेंगे, सीरियल वाइज आपको लगाना है, फिर लास्ट में 6 को लिखना है। मैं पहले पर चेक करता हूं, देखिए क्या करा, एक सपना, फिर एक उठाता हूं, दृढ़ संकल्प, और फिर सी को, इनमें पसीना, एक सपना, दृढ़ संकल्प और इसमें पसीना, जादू से हकीकत नहीं बन सकता। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि एक सपना, दृढ़ संकल्प, और देखिए कह रहा है कि एक सपना, फिर सी आया, इनमें पसीना, एक सपना इसमें पसीना, फिर इसके बाद ए पर एक संकल्प, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, यानी यहां पे हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, फिर कहां करते हैं, ध्यान से देखिए, सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि ऑप्शन देखिए, सेकंड में क्या, पहले डी को लेना, फिर बी को, फिर सी को। तो एक सपना डी है, जादू से हकीकत, फिर इसके बाद कहां पे आ जाते हैं हम लोग, बी पर, एक सपना
जादू से हकीकत नहीं बन सकता, ये कुछ ठीक ठाक लग रहा है। एक सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता, जादू से हकीकत नहीं बन सकता, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और मेहनत लगती है। ये बहुत ही सही सटीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी पढ़ पढ़ करके आपको चेक करना है कि कौन सा सही होगा, कौन सा नहीं होगा, इस तरह से आपको जवाब देना है इसका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की आपसे मैं बात करूं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6, सेम वही तरीके का क्वेश्चन है, आपको बताना। देखिए क्या कह रहा है, मजदूरों की बस्तियों में वहां के, देखिए ए को चेक करता हूं, पहले र पर आता हूं, र पर, व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से, व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से, कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहां के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना रहती है। ये बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब बनेगा। चलिए, आधा तीतर आधा बटेर, भावार्थ लिखिए क्या करना। देखिए आधा तीतर आधा बटेर का मतलब होता है बेमेल की चीजें होती हैं, आधा कुछ और चीज आधा कुछ और चीज, है ना। वही गांव में कहा जाता है आधा आधा गांव फगुआ और आधा गांव कौन सा, दिया दीवारी, है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ होता है कि बेमेल चीजें या अनमोल वस्तुओं का संयोग, या फिर एक से अधिक वस्तुओं का संयोग, अनमोल अनमेल, है ना, अनमेल वस्तुओं का संयोग। ये बिल्कुल ही सही होगा, ऑप्शन नंबर किसका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की आपसे मैं बात करूं मेरे भाई, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी यहाँ पे आप शुद्ध वाक्य बताना है। क्या काश, देखिए क्या लिखा है, काश इसमें होना देर संभव, ये बिल्कुल गलत बात है। इस काम में देरी होनी स्वाभाविक बात थी, जो बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता, मैंने पहले ही आपको बताता चलाया साथी, इसी को क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं, जब एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। आगे कह रहा है, कर्ता को हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं साथी, इस बात को आप याद रखिएगा। और कह रहा है क्वेश्चन नंबर अगले में कि किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा क्या है। यानी कोई चीज हो जो जो बिल्कुल ही आपकी लालसा बढ़ जाए, आपकी इच्छा बढ़ जाए कि ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए क्या कहते हैं, आंखों में गड़ना। हाँ बिल्कुल, लोग कहते हैं ना भाई ये चीज क्या है, मेरी आंखों में गड़ रही है, यानी मैं किसी भी हालात में इसको मुझे पाना है, पाना है। और यही मेरे दोस्त आपके आंखों में भी होना चाहिए, क्या, वर्दी, वर्दी आपके भी आंखों में गड़नी चाहिए, वर्दी और उसके सितारे आपकी आंखों में गड़ना चाहिए। यानी बिल्कुल ही उत्कृष्ट लालसा होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए ये वर्दी तो हमें चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अगले क्वेश्चन की आपसे बात करूं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्दों में अनुपसर्ग लगा हुआ है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय की मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दांश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या कहलाते हैं, ये शब्दांश कहलाते हैं, यानी ये शब्दों के अंश होते हैं, कंप्लीट शब्द नहीं होते हैं। अगर उपसर्ग की मैं आपसे बात करूं तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं, और मैं बात करूंगा प्रत्यय की, प्रत्यय जो होते हैं ये हमारे शब्द के अंत में जुड़ते हैं। किसी भी शब्द के कहाँ जुड़ते हैं, तो ये अंत में जुड़ करके उस शब्द का पूरा जो पूरा का पूरा अर्थ ही क्या करते हैं, बदल देते हैं। जैसे मैं अगर मैं बात करूं जय की, और इसके पहले अगर मैंने उपसर्ग जोड़ दिया क्या, परा, तो ये बन गया क्या, पराजय। जय क्या था, जय का मतलब होता है जीत हासिल करना, और पराजय का मतलब क्या होता है, हार जाना। इसी तरीके से ये पूरा का पूरा होता है। देखिए मैं अगर बात करूं मरा, मरा के पहले अगर मैं जोड़ देता हूं क्या, अध, तो ये क्या बन गया, अधमरा बन गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एकदम चेंज कर दिया। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे इन महोदय का कहना है कि कौन सा ऐसा है शब्द जिसमें जिसमें क्या है, पूरा का पूरा जो हमारा है इसमें अनुपसर्ग नहीं है। देखिए कर अनुपसर्ग नहीं है। मैं बात करूं अनुदांत की, मैं बात करूं तो इसमें नहीं होता मेरे भाई, अनुपसर्ग होता है, अन धन उदांत बनता है, और अन धन उदांत बराबर इसका अ और उ क्या करता है, जुड़ता है, तो बन जाता है अनुदांत। क्या बन जाता है मेरे भाई, अनुदांत बन जाता है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अनुपसर्ग है। अनुर्वर की बात करूं तो इसमें भी क्या होता है, अन होता है, धन का क्या होता है, उर्वर होता है मेरे भाई, और क्या बन जाता है फिर, ये अनुर्वर बन जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा, जिसमें अनुपसर्ग नहीं बल्कि अनुपसर्ग है। घबराहट में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, आपको पता होगा, अभी पीछे ही मैंने बताया, प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं, प्र से प्रत्यय, प्र से पीछे। और अगर मैं बात करूं घबराहट की, तो इसमें आहट प्रत्यय होगा मेरे भाई, आहट प्रत्यय होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य तुल्य बहुब्रीहि समास का है। यानी कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो सकता है इसमें, जो इसके तुल्य और शुद्ध वाक्य है। देखिए कह रहा
लोटा डोरी, लोटा और डोरी, यहाँ पे समास कौन सा होगा? तो मैंने आपको बताया था मेरे भाई, यहाँ पे द्वंद्व समास होगा, ये द्वंद्व समास होगा, और जब द्वंद्व समास होगा इसलिए यह इसका सही जवाब नहीं होगा। जहां भी और शब्द आ जाए या एक क्या करे इसके बीच में योजक चिन्ह आता है और एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो वहां पे हमारा कौन सा? द्वंद्व समास होता है। देश विदेश कह रहा है, यहाँ भी देश और विदेश की बात, तो द्वंद्व समास होगा। भाई बहन, यहाँ भी क्या होगा? भाई और बहन। तो और शब्द जहां भी आपको जोड़ने के बाद समास विग्रह में मिले वहां पे द्वंद्व समास होता है। तो एक ऑप्शन बन गया, बच गया, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही होगा। सपरिवार यानी परिवार के साथ है जो, वही क्या होगा? हमारा बहुव्रीहि में जाएगा। दिए गए शब्दों में द्विगु समास ज्ञात कीजिए। आपको बताना द्विगु समास, मेरे भाई मैंने द्वंद्व बता दिया आपको। अगर मैं द्विगु की आपसे बात करूं कि द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास का मतलब होता है जहां पे पहला पहला जो पद होता है वो क्या होता है? संख्यावाची होता है। संख्यावाची होता है यानी पहले संख्या का जिक्र किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या भला बुरा, ये द्वंद्व होगा तो होगा नहीं हमारा सही। चतुर्भुज कह रहा है यानी चार भुजाएं हैं जिसके पास मेरे भाई, तो चार संख्यावाची होता है, इसलिए पहला क्या हो जाएगा हमारा? द्विगु समास का यही उदाहरण है जो पहला संख्यावाची। इसमें आप चौराहा कर सकते हैं, नवरत्न कर सकते हैं साथी, ये सारे उदाहरण जो होते हैं इसी के होते हैं। आगे नरेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए नरेंद्र की संधि विच्छेद की मैं बात करूं तो मेरे भाई क्या बनेगा? नर धन इंद्र बनेगा। नर धन क्या बनेगा? इंद्र बनेगा। और इसमें देखिए नर में अ आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? ई आएगा। अ और ई मिलकर के ए बनाता है और क्या बनेगा? नरेंद्र बन जाएगा। और जब भी ए की मात्रा आती है ए बनता है, वहां पे संधि कौन सी होती है? तो वहां पे गुण संधि होती है मेरे भाई। कौन सी संधि होती है? तो गुण संधि होती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो नर धन इंद्र यहाँ पे दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं, इंद्र का हाथी क्या था? तो इंद्र के हाथी का नाम ये आप देखिए ऐरावत था। इस बात को समझ लीजिए, जीएस में भी ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूं, जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, कौन सा कारक है? तो जिसे देखता हूं वही, देखिए जिसे उसे जहां भी आ जाए, जो सो जिसे उसे, वहां पर संबंध कारक होता है, इस बात को आप जान रहे हैं मेरे भाई। और कारक की संख्या की बात करूं, कारक को और किस नाम से जानते हैं? तो परसर्ग के नाम से जानते हैं। और कारक अथवा परसर्ग की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है, इस बात को भी हम लोग जान रहे हैं। आगे कह रहा है कि तृषा ने खाना लगाया, और इसमें कह रहा है कौन सा काल है? तृषा ने खाना लगाया, या ये एक ही अगर मैं बात करूं तो वहां पे हमारा कौन सा होता है? खाना लगाया। तो सामान्य भूतकाल होगा या संदिग्ध भूतकाल होगा, संभाव्य होगा, संदिग्ध? तो मेरे भाई ये कौन सा होगा? सामान्य भूतकाल होगा। सामान्य भूतकाल होगा। अगले क्वेश्चन की आपसे बात करूं, आदर्श का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आदर्श के पर्यायवाची शब्द की मैं बात करूं, क्या मान लेना? ये तो कभी भी नहीं होगा। माना हुआ नहीं होगा, कल्पना भी नहीं होगा, बचा क्या? प्रतिमान। तो यही इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, आदर्श का आगे कह रहा है रात शब्द पर्यायवाची है। रात का पर्यायवाची क्या है? तो मेरे भाई विभावरी होता है। क्या होता है? विभावरी होता है। ठीक है। निशा होता है। क्या होता है? निशा होता है। विभावरी होता है। सरवरी होता है। ठीक है। क्या होता है मेरे भाई? तो सरवरी होता है। सरवरी यानी तारों भरी रात को हम क्या बोलते हैं? सरवरी बोलते हैं। इसके बाद त्रियामा होता है। रजनी भी होता है। बहुत सारी पर्यायवाची होती है। कौन सी? रजनी भी होता है। और बात करूं रात्रि भी होता है। और मैं बात करूं तो रात भी होता है। ठीक है। निशा भी हो गया। तो ये सब रात्रि के पर्यायवाची होते हैं। त्रियामा भी दिया, रजनी भी दिया, सरवरी भी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी प्रयुक्त सभी इसका सही जवाब बनेगा। बहुवचन के लिए कह रहा है इसमें से कौन सा बहुवचन है? तो प्राण हमेशा बहुवचन में यूज होता है मेरे भाई। प्राण के साथ और किस किस की बात करूं? हस्ताक्षर जो होता है ये बहुवचन में उपयुक्त होता है। प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ये सब के सब हमारे कौन से होते हैं? बहुवचन में उपयुक्त होते हैं। आंसू की मैं बात करूं, आंसू भी क्या होता है? बहुवचन में यूज होता है। इसलिए इस बात को आप याद रखेंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा? प्राण होगा। इसका सही उत्तर प्राण होगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से आत्मा व परमात्मा के बीच संबंध रखने वाले वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? इस बात को आपको बताना। क्या आद्योपांत होगा? नहीं, अंत से ना, ये आद्योपांत बिल्कुल नहीं भी नहीं होगा। अंत से आदि से अंत तक को आद्योपांत बोलते हैं। आधिदैविक होगा क्या? आध्यात्मिक बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि आध्यात्मिक इसका सही जवाब बनेगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन को और देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि चक्षुश्रवा के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनकर लिखिए। यानी चक्षुश्रवा,
चक्षु का मतलब क्या होता है? चक्षु का मतलब होता है नेत्र, आंख, है ना? आंख की बात कर रहा है और कह रहा है चक्षुश्रवा, यानी कि चक्षु से जो श्रवण करता हो अर्थात जो आंखों से सुनता हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? चक्षुश्रवा कहेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। विस्मरण का विलोम शब्द कौन सा है? ये आपको बताना है कि विस्मरण का विलोम क्या होगा। देखिए, विस्मरण की अगर मैं बात करूं तो किसी भी बात को भूलना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्मरण कहते हैं। लेकिन किसी बात को याद रखना, उसको क्या कहेंगे? स्मरण कहेंगे। इसका ऑप्शन नंबर इसलिए सी सही जवाब होगा, स्मरण, है ना? क्या हो जाएगा? स्मरण हो जाएगा। चलिए आगे मैं बात करूं, पंडित का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है? यानी पंडित का विलोम बताना मेरे भाई। क्या जाति होगा? जाति का बिल्कुल भी नहीं होगा। ज्ञानी का क्या होगा? तो ज्ञानी का तो अज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी का क्या होगा? अज्ञानी होगा। अगर मैं बात करूं मुख, मुख का क्या हो जाएगा? तो ये मूर्ख। आगे देखिए कह रहा है कि पंडित का किसका है? तो क्या हो जाएगा? पंडित का मूर्ख हो जाएगा। चलिए अगर मैं अगले क्वेश्चन की आपसे बात करूं मेरे भाई, चक्षुश्रवा के लिए उपयुक्त वाक्य। देखिए ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा? यही हमारा सही होगा, चक्षु से श्रवण करता है जो। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अड़ी का तत्सम तद्भव क्या होगा? इसने तत्सम दिया अड़ी, तो अड़ी किसका होता है मेरे भाई? अड़ी जो होता है वो एडी का होता है। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ए होगा इसका सही। अड़ी का तत्सम क्या होगा? एडी होगा। ऑप्शन नंबर ए। आज हमारे 27 क्वेश्चन रहे साथी। आप मुझे इन प्रश्नों में बताएंगे आपका कितना स्कोर रहा, और अभी तक अगर आपका स्कोर बढ़िया नहीं इंक्रीज कर रहा है साथी तो और भी आपको मेहनत की जरूरत है। यानी अगर इसमें मिनिमम और मिनिमम आपने 23 कम से कम किया है, 23 क्वेश्चंस, तो आप ये मान कर के चलिए कि बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही है। लेकिन अगर इससे कम प्रश्नों की संख्या आपसे बन पाई है साथी, तो ये मान कर चलिए आपको अभी बहुत ज्यादा मेहनत करना है और हर तरीके से आपको किसी भी वे में, यानी एनी हाउ आपको अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बनाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, और हर रोज आप हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़िए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।